कि आपको भी अपनी बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्री करते हो तो उसकी स्पीड को 2 गुना करना है, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हर्षिका अकाउंटिंग में स्वागत है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे आप जो बैंक स्टेटमेंट की एंट्री है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आज हम टेली प्राइम फुल कोर्स के डे 4 में हैं। तो अगर आपने हमारी आगे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर से देख ले, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है टेली एडवांस कोर्स का, जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो आज तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, तो आज हम 4th वीडियो अपलोड करने वाले हैं, यानी कि 4th वीडियो हमारा ये वाला होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेली में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेमो के लिए एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट लिखी हुई है, यहाँ पर डिटेल है कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर चेक नंबर है और ये DR, CR और बैलेंस है। तो एक जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो इस तरीके का होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक लाइव बैंक स्टेटमेंट दिखा देती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हमारा बैंक का स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखा होता है और यहाँ पर जो हमारी बेसिक डिटेल होती है जैसे कि अकाउंट नंबर है, अकाउंट का टाइप भी लिखा होता है कि ये हमारा सेविंग अकाउंट है, लोन अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, और यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा होता है। तो हम नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारा बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर यहाँ पर हमें डेट का कॉलम फर्स्ट देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन या तो पर्टिकुलर यहाँ पर लिखा होता है। हर बैंक का अलग अलग किस्म का स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो सब में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर विड्रॉवल है और यहाँ पर डिपॉजिट है, और यहाँ पर साइड में एंड में बैलेंस दिखा रहा है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट में ऐसा है कि इस तारीख को हमने ये वाला ट्रांजैक्शन किया है। तो अगर विड्रॉवल साइड है तो हम इसकी एंट्री पेमेंट साइड करेंगे, यानी कि F5 साइड, और अगर डिपॉजिट साइड कोई एंट्री है तो हम इस सब की एंट्री F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को टेली भी साथ में करते जाएंगे कि हमारा जो एंड बैलेंस है वो भी हमारा आ जाए। तो हम ओपनिंग बैलेंस भी आपको कैसे लगाना है वो भी दिखा देंगे, और साथ में आपको बैंक का स्टेटमेंट को टेली कैसे करना है वो भी दिखा देंगे। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था कि वाउचर क्या होता है और किस किस तरीके के वाउचर होते हैं और कौन सी एंट्री कौन से वाले वाउचर में आती है। तो आगे की 3 वीडियो आप ज़रूर से हमारे देख ले। तो मैं यहाँ पर जो लाइव हमारा बैंक स्टेटमेंट है वहाँ से ही एंट्री आपको करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/3/2024 को कैश की एंट्री है डिस्क्रिप्शन में, और वो डिपॉजिट साइड हमारा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो बैंक है द संतरामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो इसका हम एक लेज़र बना देंगे। अगर आपके टेली में उसका लेज़र नहीं है तो आप यहाँ पर Alt+C करके बना सकते हैं। और यहाँ पर हम अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट लिखेंगे और अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट नेम है वो यहाँ पर लगा देंगे। अकाउंट नंबर लिख के हम इसको Ctrl+A करके सेव कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो लेज़र बनाया था तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है, तो Ctrl+Enter करके हम इसको फिर से ओपन करेंगे और Ctrl+End प्रेस करेंगे ताकि हमारा एंड में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस वाला टैब है इसमें हमारा जो कर्सर है वो आ जाता है। तो हम यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में मेरा जो
ओपनिंग बैलेंस है वो CR दिखा रहा है, तो हमारा टैली में वो DR आएगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में हमारा उल्टा होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट में CR है यानी हमारा वो टैली में DR आएगा। तो 22,587 रुपये यहाँ पर हमारा बैलेंस है और हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस भी आ गया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कैश की है जो डिपॉजिट साइड है, यानी कि हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करे हैं। तो हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। तो F4 प्रेस करके हम ऊपर अकाउंट में हमारा बैंक ही आएगा, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और एंटर करके नीचे करके हमको कैश लिखना है, ताकि हमारा जो कैश बैंक में जमा हुआ है उसकी एंट्री आ जाए। तो यहाँ पर 12,600 रुपये का कैश हमने डिपॉजिट किया है बैंक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव कैश लिखा आ गया है, क्योंकि मेरे ये जो टैली था उसमें मेरा कैश नहीं पड़ा था, इसलिए। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप कैश की एंट्री कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 12,600 रुपये जो कैश में जमा कराए थे बैंक में, तो हमारा बैलेंस जो बढ़ के 35,187 रुपये हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बैंक का जो नीचे करंट बैलेंस लिखा आ रहा है वो भी मैच हो चुका है। तो हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो ये वाला हमारा एंट्री कैश का था। तो अगर आपने कैश डिपॉजिट किया होगा तो आपके बैंक के स्टेटमेंट में कैश ही लिखा होगा, लेकिन विड्रॉवल किया होगा तो सेल्फ लिखा आ सकता है या तो ATM लिखा आ सकता है। अब हमारी दूसरी एंट्री है NEFT RTGS चार्जेस की। तो ये जो हमारे एंट्री है वो बैंक चार्जेस की है, तो हम इसको पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो ऊपर आपको बैंक ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको एंट्री बहुत जल्दी करनी है तो आप यहाँ पर जो आपने बैंक बनाया है तो उसको कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर नेम के नीचे अलायंस आ रहा है, तो उसमें आप 0 लिख सकते हैं, 0 या 1 लिख सकते हैं। फिर इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे, ताकि आपका हर बार ऊपर अकाउंट में आपको बार बार लिखना ना पड़े, और आप सिर्फ एंटर करेंगे तो आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये जो एंट्री बैंक चार्जेस की है तो हम बैंक चार्जेस में कर देते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है लेज़र, तो आप कंट्रोल C करके यहाँ पर बैंक चार्जेस का अकाउंट खोल सकते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। और हम ये तीनों एंट्री मिलाकर कर देते हैं 5 रुपये और 90 पैसे। कंट्रोल A करके हम इसको भी सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को पिछली एंट्री अगर देखनी है तो मैं पेज अप वाला जो कीबोर्ड पे बटन होता है वो प्रेस करूंगी, तो पिछली एंट्री मैंने जो करी थी वो आ गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो इतना आना चाहिए, 35,181 रुपये। तो यहाँ पर मेरा ये 35,181 रुपये है वो आ गया है। नीचे हमारी 4 तारीख को एक एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है कि नवनीत एजुकेशनल लिमिटेड, और ये हमारी जो एंट्री है वो विड्रॉवल साइड में है, यानी कि पेमेंट साइड में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो विड्रॉवल साइड है, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में आपको विड्रॉवल लिखा होगा, डेबिट लिखा होगा या तो DR लिखा होगा। तो ये जो एंट्री होगी ये सारी F5 में आएगी, और डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट CR या तो क्रेडिट की एंट्री सारी F6 में आएगी। तो ये विड्रॉवल साइड हमारी एंट्री है, यानी कि हमारे बैंक से पैसे कट किए हैं, यानी कि हमने किसी को ट्रांसफ़र किए हैं या दिए हैं। तो ये नवनीत एजुकेशनल ट्रस्ट लिखा हुआ है, यानी कि हमने नवनीत एजुकेशन ट्रस्ट हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है जिसको हमने पेमेंट किया है, क्योंकि हो सकता है कि हमने इससे कुछ माल परचेस किया हो और उसका हमने पेमेंट किया होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको मालूम होगा कि विड्रॉवल यानी कि हमारे बैंक से पैसे कट हुए हैं। तो अगर F5 में हमारी ये जो एंट्री आती है
तो वो हमने किसी ना किसी को पेमेंट किया है, इसलिए ही आती है। और यही एंट्री अगर हमारी डिपॉजिट साइड यानी कि डीआर साइड होती, सीआर साइड, तो हम इसको रिसिप्ट वाउचर में करते और नवनीत एजुकेशन ट्रस्ट हमारा सन्ड्री डेटर कहलाता। तो यहाँ पर हम नवनीत एजुकेशनल ट्रस्ट की भी यहाँ पर एक एंट्री कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है संतराम कोऑपरेटिव बैंक में, तो मेरे को सिर्फ एंटर करना होता है और मेरा लेज़र ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कुछ नहीं लिखती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ, तो मैं आपको फिर से एक वाउचर ओपन करके दिखाऊंगी। तो एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा केस का लेज़र आ रहा है। लेकिन संतरामपुर कोऑपरेटिव बैंक को मैं अलायंस में 0 या 1 लिख दूंगी तो मेरा हर बार ऊपर टॉप अकाउंट में बैंक ही आएगा। तो मेरे को हर बार सिर्फ नीचे ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम नवनीत का अकाउंट बना देते हैं, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में लगा देंगे और कंट्रोल ए करके हम सेव कर देंगे। तो हमने ये 12,147 रुपये का पेमेंट किया है। तो हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट में मेरा लिखा आ गया है कि 23,034 रुपये हमारा बैंक का बैलेंस अभी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,034 रुपये मेरा बैलेंस आ गया है। तो ऐसे ही करके आप एंट्री कर सकते हैं। अगर ये मैंने आपको पेमेंट की एंट्री बताई, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दूसरी एंट्री है 6-3 तारीख को। तो ये वाला जो हमारा एंट्री है वो हमको डिपॉजिट साइड में है, यानी कि हमको पैसा मिला है। तो ये हमारा एक कस्टमर होगा जिसने हमको पैसे दिए होंगे, तो हम इसको रिसीव वाउचर में एंट्री कर देंगे। इसका भी हम कंट्रोल सी करके लेज़र बना देंगे, इसको सन्ड्री क्रेडिट डेप्टर्स में लगा देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे और 8,000 रुपये हम लगा देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो ऐसे ही आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री सारी करनी होगी। तो हमारे पूरे के पूरे स्टेटमेंट में इस तरीके के ही ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिट है और पार्टी को हमने पेमेंट किया है और हमारा जो बैंक चार्जेस है वही सारी एंट्री मेरे इस बैंक अकाउंट में है। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें डेमो के लिए एंट्री बनाई है कि आपको कौन सी एंट्री कौन से वाले लेज़र में करनी है और कौन से वाउचर में करनी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा HDFC का बैंक अकाउंट हो गया, तो मैं यहाँ पर एक नया बैंक अकाउंट खोल दूंगी अल्टर सी करके HDFC बैंक। फिर मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर लगा दूंगी और IFSC कोड जो होगा वो लगा के कंट्रोल ए करके सेव कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक जो है वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 10,000 का लगा दूंगी। अब देख सकते हैं कि ABC कंपनी से हमको 50,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पर मिला है। तो रिसीप्ट वाउचर में हम ABC कंपनी क्रिएट करेंगे, सन्ड्री डेटर। आप यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल अगर आपको मेंटेन करना है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यानी कि आप अगर पेमेंट बिल वाइज करते हैं कि आपने एक बिल आपका 50,000 का था XYZ नाम का, तो उसका सामान लिया तो 50,000 उसके पेमेंट करें। तो इस तरीके का करना हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रख के कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 50,000 लगा देते हैं, फिर यहाँ पर हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक में यहाँ पर मेरा 60,000 रुपये का बैलेंस दिख रहा है और यहाँ पर भी मेरा 60,000 रुपये का बैलेंस आ चुका है। तो
आप जो एंट्री टैली में करते हैं तो आपको बैलेंस का ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे को HDFC बैंक में एंट्री करनी है, लेकिन ये मैं यहाँ से एंटर करती हूँ तो संतरामपुर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अलायंस में 0 लगाया हुआ है। तो मैं इसको हटा के सेव कर दूंगी और HDFC बैंक को कंट्रोल एंटर करके अलायंस में 0 लगा दूंगी, ताकि टॉप लेजर में मेरा हमेशा HDFC बैंक आए, ताकि मेरे को बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं अब XYZ कंपनी को 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रही हूँ। तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है। देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर HDFC बैंक में 50,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है और यहाँ पर भी मेरा 50,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक एंट्री देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट से 200 रुपये की इंटरेस्ट की एंट्री है, यानी कि हमको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है। तो हम उसको F6 में एंट्री करेंगे, बैंक इंटरेस्ट का लेज़र बनाकर, और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि हमको सेविंग अकाउंट पे ही हमको इंटरेस्ट मिलता है और बिजनेस के लिए हमारा सेविंग अकाउंट नहीं होता है, वो पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट में रखेंगे, यानी कि हमको जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा है, हमारे बिजनेस का नहीं है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट नहीं होगा, इनडायरेक्टली बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल साइड में आ जाएगा। तो कंट्रोल A करके हम सेव कर देंगे यहाँ से। फिर 200 रुपये मैं यहाँ पर लगा के कंट्रोल A सेव कर देती हूँ। एक एंट्री है बैंक चार्जेस की, तो यहाँ पर हमने बैंक चार्जेस का लेज़र पहले से बनाया हुआ है, तो वो एंट्री हम यहाँ कर देंगे और सेव कर देंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपकी SIP हर महीने है तो हर मंथ आपका पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक से कट होता है, तो उसका एंट्री हम पेमेंट साइड में करेंगे और एक नया लेज़र क्रिएट करेंगे म्यूचुअल फंड का, और उसको हम इन्वेस्टमेंट पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। फिर इसको हम कंट्रोल A करके सेव करके SIP का जो अमाउंट है वो लगा देंगे और सेव कर देंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और अपने ब्रोकर को जो भी अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, तो उसका एंट्री है एंजल 1 का हमारे यहाँ पर। तो एंजल 1 जो हमारा अकाउंट होगा वो एडवांस में आएगा, कि हम इस पर्सन को एडवांस दे रहे हैं, फिर उसको उसके पास से हम माल लेंगे। तो हम अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो वाला हमारा जो अकाउंट होगा वो लोन और एडवांस में रखेंगे, यानी कि हमने शेयर मार्केट के अकाउंट डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, फिर उससे हम अपने शेयर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये की एंट्री कर देती हूँ। कैश डिपॉजिट किया है उसकी एंट्री आपको पता ही होगी कैसे करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट है, वहाँ पर मैंने अपना जो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो इसकी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। और मान लीजिए कि हम संतरामपुर कोऑपरेटिव बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर अकाउंट में HDFC बैंक लिखेंगे जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और पर्टिकुलर में हम जिस बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वाला अकाउंट हमको सिलेक्ट करना है। फिर हम इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमको बैंक की एंट्री कैसे करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली बताया है कि हमको बैंक की एंट्री कैसे करनी होती है। वैसे तो अलग अलग तरीके की हमारी होती है कि हमने बैंक से भी ट्रांजैक्शन जो किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, NEFT किए है, RTGS करी है या चेक के थ्रू करा है, तो उसकी भी हमको स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पर देनी होती है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मेरा लाइट बिल अगर पे करती हूँ
तो यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा दूंगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा बैंकिंग डिटेल का, तो यहाँ पर आपको यस करना है। बैंकिंग डिटेल में आपको यहाँ पर यस करके आपका जो अकाउंट होता है लाइट बिल वाला, वो हम यहाँ पर देंगे कि हम जो लाइट बिल का पेमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो हम ई फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर यानी कि हमारा जो लाइट बिल वाला जो ग्राहक नंबर होता है वो लगा देंगे, और जो अदर डिटेल है वो भी यहाँ पर फिल करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो आप लेज़र क्रिएट करते टाइम यहाँ से यस और नो करेंगे, तो आप यहाँ से लेज़र के टाइम पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस लेज़र का जो पेमेंट है वो किस तरीके से करते हैं, और साथ में एंट्री करते टाइम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर सकते हैं। और आपको बैंक स्टेटमेंट के अलावा अगर आपको कोई एंट्री बहुत जल्दी करनी है तो आप यहाँ पर अलायंस को चेंज कर सकते हैं। अलायंस यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेज़र होता है तो उसमें टॉप में हमारे नंबर पहले आते हैं। तो अगर आप टॉप का कोई नंबर लिखेंगे 01 तो वो आपका पहले डिटेक्ट होगा, तो वो एंट्री अकाउंट में सबसे पहले होगी। तो मान लीजिए कि आपको कैश सेल्स की एंट्री बहुत करनी है, तो आप यहाँ पर पार्टी नेम में कैश लगा दे, और कैश वाले जो लेज़र है उसमें अल्टर करके आप अलायंस में 0 कर दे, ताकि आपका हर बार यहाँ पर सेल्स ले लेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेल्स की एंट्री करके अमाउंट ही लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ से एंटर करेंगे तो कैश आ गया है, तो फिर से आपको यहाँ पर सेल्स या तो कोई पार्टी का नाम है वो लेके एंट्री यहाँ पर कर देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आने वाली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जो बैंक स्टेटमेंट में लोन वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और अगर हम किसी चीज़ का लोन लेते हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। जैसे कि हमने बैंक से कोई गाड़ी का लोन लिया है तो उसका लोन अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और पूरा का पूरा एंट्री कैसे करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम वो देखने वाले हैं, और साथ में दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हमारी चैनल पर बने रहें और हमारे ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर ले।